एवरीवन, तो आज हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसके ऊपर काफी सारी बातें करी। हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से लगा के सेकेंड लॉ से लगा से मोमेंटम फोर्स, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बात करी, और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन फोर्स के ऊपर बात करी, रिकॉइल वेलोसिटी के ऊपर भी हमने बात करी। अब देखते हैं एग्जाम में कुछ इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रिलेवेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जैसे ब्लॉक प्रॉब्लम्स यानी कि दो ब्लॉक्स रख दिए जाए, तीन ब्लॉक्स रख दिए जाए, उनमें आपको एक्सीलरेशन निकालने को कहा जाए, नॉर्मल रिएक्शन निकालने को कहा जाए, या भी फोर्स निकालने को कहा जाए। दूसरा पुली सिस्टम्स की बात करेंगे। पुली सिस्टम या जिसे आप कह सकते हैं एटवुड मशीन, भाई इसका नाम है पुली सिस्टम। इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। साथ ही जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे। एक्शन रिएक्शन फोर्स का भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आप देखिए सारे इस चैप्टर से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं या जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकती है उसको आज हम बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बॉडी डायग्राम्स बनाते आपको आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम्स वो डायग्राम होते हैं जब किसी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगते हैं, अगर मैं उस बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूं और उसके लिए सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स बताओ तो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई m मास की बॉडी है, मान लीजिए, और मैंने फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में, मैंने इसके ऊपर F फोर्स लगाया। m मास की मेरे पास कोई बॉडी है जो अर्थ पर रखी हुई है और मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया F। आपसे पूछा गया है कि इस बॉडी में क्या एफबीडी बनाओ या एक्सेलरेशन बताओ। इसका एक्सेलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में ए से जा रही है, तो फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। ए की वैल्यू आपको बतानी है जब बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जब बॉडी का मास मेरे पास एफ। तो क्या करूं मैं, एक सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं जिसको मैं एफ बी डी कहता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम में आप इस बॉडी को एक पॉइंट मान ले, ये मान लीजिए पॉइंट, इस बॉडी का मास m, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब फोर्सेस को डिफाइन करिए। तो सबसे पहले इसके ऊपर इसका खुद का एक वेट वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा होगा mg। इस वेट की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन n। फोर्स F इधर लग रहा है, तो मैंने कहा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स n, नीचे लगने वाला फोर्स mg जो इसके वेट के इक्वल, और इधर लगने वाला फोर्स मेरे पास F है। ये कहलाता है इसका FBD। तो मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो उस पर कुछ तीन तरीके फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, उसका वेट नीचे, और इस डायरेक्शन में फोर्स F। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम है, ओके, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन भी सेम है। तो इस बॉडी किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, जिधर एक्सेलरेशन है उधर मूव करेगी। यानी कि इसका जो नेट फोर्स है हॉरिजॉन्टल वाला वो इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg को बैलेंस करेगा। इक्वेशन लिखिए कि n जो आपका है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो mg को बैलेंस करेगा, इसके वेट को बैलेंस करने वाला है। और जो इस डायरेक्शन में फोर्स है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है, उसको कहे F और उसको ले पॉजिटिव। फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ, फोर्स इन डायरेक्शन, भाई जो फोर्स डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ए की डायरेक्शन में है उसको आपको लेना है पॉजिटिव, और ए के जो अपोजिट है उसको आप लेंगे नेगेटिव। तो ए की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स एफ है, तो ये मैंने यहां पर लिखा एफ फोर्स, एफ। और एफ किसके इक्वल होगा, इस बॉडी का मास कितना है एम, और इसमें एक्सीलरेशन कितना हो रहा है ए, तो इसका एफ जो है एम ए के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए वर्टिकल फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शंस वेट mg, और जो हॉरिजॉन्टल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैंने लिखा f। अब इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं था, अदरवाइज अगर होता इधर कोई फोर्स होता तो मैं इसको नेगेटिव लिखा, तो मैंने f इज इक्वल टू एम ए लिखा, f इज इक्वल टू मैंने एम ए लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर आपसे यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो आप एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज एफ अपॉन एम। अब यहाँ पे एक ही फोर्स था तो मुझे एक्सीलरेशन निकालने में दिक्कत नहीं हुई। सपोज मान लीजिए एक से ज्यादा फोर्सेस होते तो ये फॉर्मूला करेक्ट तब है जब F की जगह पे F नेट यूज करें, नेट फोर्स अपॉन में M जो है वो टोटल मास। तो ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है ना। इस केस में ये सही है। तो मैंने एक्सेलरेशन बताया, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होगा F अपॉन M, A इज इक्वल टू होगा F अपॉन M। और एक चीज नोट करके रखें कि जो किसी बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक से ज्यादा लग सकते हैं बट एक्सीलरेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ए हैव ओनली वन डायरेक्शन। भाई एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एक से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। नेट फोर्स की डायरेक्शन भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं लेकिन नेट फोर्स ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होगी। तो हम आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर आपको फोर्स निकालने को कहा जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में हम देखिए, यानी कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने एक बॉडी बनाई, किस तरीके से है वो ये रही। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगाए, एक फोर्स इधर F2, एक फोर्स इधर F1। ओके, इस बॉडी का मास है M। मैंने एक इधर फोर्स लगाया F2, एक इधर लगाया F, और मैंने आपसे कहा कि इस बॉडी में जो एक्सीलरेशन है वो बताइए, इस बॉडी का एक्सीलरेशन बताइए। तो एक्सीलरेशन अभी हमने कहा कि F नेट अपॉन में M। अगर सिंगल बॉडी है तो F नेट अपॉन में, तो F नेट कितना होगा? तो नेट फोर्स, ये बॉडी एक्सीलरेट मान लो इधर हो रही है, एक्सीलरेट इधर हो रही है यानी कि F2 फोर्स के डायरेक्शन में ये बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो F2 की वैल्यू ज्यादा है F1 से। या ये कहो कि जो नेट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में है, F नेट की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होगी जो किसकी है? एक्सीलरेशन की। तो यहाँ पे F नेट निकालने को कहा जाएगा तो F नेट क्या होगा? F2 माइनस F1 अपॉन में M। तो A इज इक्वल टू हमारे पास आया F2 माइनस F1 अपॉन में M। एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को कहते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता भाई? ये मेरा पॉइंट मास M, इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे mg, इसके नॉर्मल रिएक्शन ऊपर r, इसमें इस साइड लगने वाला फोर्स F2 और इसमें इधर लगने वाला फोर्स जो मेरे पास है वो है मेरा F1। नॉर्मल रिएक्शन जो है उसके बैलेंस और उसके वेट को बैलेंस करती है और F2 माइनस F1 नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये है हमारे पास एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो इजीली आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन इज अ नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मेरे पास एक 5 kg का मास है, ये मैंने रखा 5 kg, ये मेरे पास 5 kg का मास है। इस 5 kg के मास पर इधर से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। वो फोर्स मेरे पास कितना है? 20 न्यूटन है, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। इधर से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और उसका मास है 5 kg। फाइंड A एंड N। आपको इसकी नॉर्मल रिएक्शन भी पता करनी है और आपको इसका एक्सीलरेशन भी पता करना है। सोचो कैसे करोगे? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले इसका एबीडी बनाओ। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सर आदि है, क्या आदि है? एक काम करो, इस एंगल को बनाओ 53 हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका एंगल है 53, या फिर एक काम करो इस एंगल को 53 ना लेते हुए इस एंगल को बनाओ 53 और इस एंगल को बनाओ, जो इसने ये एंगल बनाया है ये एंगल है आपका 37 डिग्री। दो फोर्सेस हैं जो हॉरिजॉन्टल के साथ 53 और 37 डिग्री के एंगल्स पर इस मास 5 kg के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। आपको बताना है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
मान लो कि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो आपको उसका एक्सेलरेशन बताना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, और आपको नॉर्मल रिएक्शन भी बतानी है। ओके, पॉज करें, सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करें। ओके, चलिए चेक करो, आपका और हमारा आंसर सेम आता नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका एफबीटी बनाया, एफबीटी फ्री बॉडी डायग्राम। जितने फोर्सेस लग रहे हैं ना उसको बताओ इसके ऊपर। मान लो ये आपका मास है 5 kg, मास के ऊपर अपना खुद का वेट नीचे 5g के इक्वल, 5g के इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। उसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n जो मुझे पता करनी है, n जो मुझे पता करनी है इस बॉडी के ऊपर। अब ये वाली फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस रिजॉल्व होगी बेटा, ये फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रही है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला और एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला। तो ये वाले कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे, ये अगर एंगल 37 तो ये एंगल भी 37, तो दिस कंपोनेंट इज 20 cos 37, और ये वाला 20 sin 37, 20 sin 37। भाई जिसके साथ एंगल बना रहता है उसके साथ हम cos लेते हैं, और उसके अपोजिट जो होता है उसको sin लेते हैं। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा मेरा, कितना, 20 cos 37, और एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा है जो कि वैल्यू है उसकी 20 sin 37। ओके, ऊपर लगेगा, ठीक है। आ जाइए इधर, अब इसके साथ भी रिजोल्यूशन होगा, इसके भी कंपोनेंट निकलेंगे। अगर ये ऐसे एक्ट हो रहा है तो एक इसका कंपोनेंट कहाँ होगा, ये वाला, और एक इसका कंपोनेंट ये वाला। तो इस कंपोनेंट को आप नाम देंगे 10 sin 53, और इस कंपोनेंट का नाम होगा 10 cos 53, 10 cos 53, 10 cos 53। यानी कि इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है जिसकी वैल्यू है 10 cos 53। बोलो, ये फोर्स देखो, ये इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, यहां लग रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये वेक्टर है तो मैंने उसको यहां पे लगा दिया। बॉडी के ऊपर भी तो लगा, बॉडी के ऊपर ही तो लग रहा है, ये तो मैंने एंगल बताया इसलिए इसको यहां डिफाइन किया। अदरवाइज ये फोर्स यहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, तो मैंने उसको लिखा 10 cos 53। एक फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड भी लग रहा है इसके ऊपर, और उसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ लग रहा है जिसकी वैल्यू है 10 sin 53। ध्यान से समझ लो, मैंने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके बताया है। सारे फोर्सेस यानी 5 kg मास था, 5 kg मास के ऊपर उसका खुद का वेट 5g नीचे, उसके नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ये वाला फोर्स था, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos 37 इस डायरेक्शन में, देखो फोर्स इधर है तो इस डायरेक्शन में ये रहा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि ये रहा। ओके, इस फोर्स के ऊपर आते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर 53 और इसका एक कंपोनेंट इधर, जिसके साथ एंगल बना होता है वो cos, और जिसके उसके अपोजिट वाला sin। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 sin 53। ये मेरे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब क्या करना है मुझे, अब एक काम करिए कि बॉडी इधर एक्सिलरेट कर रही है, तो पहले तो आप इक्वेशंस लिख ले कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो फोर्सेस कौन कौन से हैं, ऊपर लगने वाले फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और 20 साइन ऑफ 37 ये अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं। इनको बैलेंस करेंगे डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड में कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो आपका 5g, तो इसको मैं 5 इंटू 10 कर देता हूं जो कि मेरा 50g की वैल्यू मैंने रखी 10, प्लस ये फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है यानी कि ये है 10 साइन 53, 10 साइन 53। तो n की वैल्यू मेरे पास आएगी, n की वैल्यू निकालने के लिए आपको 50 प्लस 10 साइन 53 माइनस ऑफ 20 साइन 37 करना होगा। ठीक है, एंगल बनाओ, ऐसा एंगल बना लिया करो जब भी आपको 37 दिया हो। ये एंगल अगर 37 है तो इसके सामने होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। साइन की वैल्यू बताओ, और अगर ये एंगल आपका, मैंने इस एंगल को
37 लिया, 37 होता है तब 3। अब ये मान लो 53 है, 53 वो एंगल है जब इसकी वैल्यू होगी 4, इसकी वैल्यू होगी 3 और इसकी वैल्यू होगी 5। ये डिफाइन है बेटा कि अगर आपको 53 या 37 का एंगल दिया है तो 37 एंगल्स में सामने वाली साइड जो है वो 3, इधर 4 और इधर 5। अगर 53 दिया है तो 53 के केस में इधर 4, इधर 3, इधर 5। चलिए वैल्यू रखें तो वैल्यू मेरे पास n इज इक्वल टू आई, ये है 50, 50 प्लस 10, 10 इंटू साइन 53। साइन 53 में देखो 4/5, क्या लिखोगे इसको 4/5, 4/5 लिखा। माइनस ऑफ 20 साइन 37, साइन 37 वाला एंगल ये रहा, 37 में 3/5, इसको मैंने लिखा 3/5 क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सॉल्व कर लीजिए इसको, 5 to 8 तो n इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 50 प्लस 8, 58, 58 माइनस ये 4 टाइम्स 12, 58 माइनस 12 करेंगे तो n इज इक्वल टू मेरे पास आया 46 न्यूटन। 46 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई n की। मैंने क्या किया, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके रखा। अब n तो आ गया, मेरे को निकालना है a। अब a निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a निकालने के लिए मुझे इसको जो आगे की तरफ ले जा रहा है, जो नहीं यानी कि जो फोर्सेस इस डायरेक्शन में उनको निकाल दीजिए। यानी कि मुझे इसके लिए a निकालने के लिए वो फोर्सेस बताओ जो इसको एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इसका जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स है मुझे एफ नेट चाहिए। तो नेट फोर्स मेरे पास कितना लग रहा है, तो वो है मेरे पास एफ नेट है 20 cos 37 प्लस ये लग रहा है 10 प्लस 10 प्लस ऑफ 10 cos 53, cos 53। इन दोनों की जो वैल्यूज आपके पास निकल के आएगी वही वैल्यूज मेरे पास क्या होने वाली है, नेट फोर्स की होने वाली है। और ये जो नेट फोर्स है ये किसके बराबर होता है, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो मैं लिख दूं 20 cos 37, यहां से देख लो cos 37 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos 37 के लिए आप लिखोगे 4/5 प्लस 10 cos 53 के लिए देखो 3/5, आपको लिखना है 3/5। सॉल्व करेंगे 4 से 20, 5 से 20 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, ये हो गया 16 प्लस 3 2 जा 6, 22। m की वैल्यू कितनी है, m है मेरे पास 5, a इज इक्वल टू 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन मेरे पास प्रोड्यूस होने वाला है। तो जब किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं, फर्स्ट टाइम हमें फर्स्ट ये करना है कि उसका एफबीडी बना लेना। एफबीडी बनाने के बाद जो फोर्सेस वर्टिकली लग रहे हैं उनको बैलेंस करें, उसके लिए इक्वेशन लिख, और जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं उसके लिए इक्वेशन लिखे। तो मैंने n की वैल्यू तभी पता कर पाता, n की वैल्यू मैं तभी पता कर पाता जब मेरे पास ये इक्वेशंस लिखी होती। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, अगर मुझे सिर्फ इसमें एक्सेलरेशन पूछा जाता तो मैं इसको कैसे कर सकता था। एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में नेट फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन में मास, टोटल मास। तो यहाँ पे बॉडी का मास कितना है, a इज इक्वल टू, अब ये तो मैंने लिख दिया 5, एफ नेट कितना है, तो एफ नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है। इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए क्या ये दो फोर्सेस जिम्मेदार नहीं है, क्या ये दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे मूव कराने के लिए। तो बस, और दोनों के डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ 20 cos 37 प्लस 10 cos 53। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी आपकी a की वैल्यू 22/5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। एक्सेलरेशन के केस में कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के केस में हम कर सकते हैं, लेकिन जब नॉर्मल रिएक्शन आपको पूछी जाए तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए मुझे इक्वेशन लिखना जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन लिखना होगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को कुछ चेंज कर दिया। मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से डिफाइन किया कि अब मेरे पास दो ब्लॉक हैं,
ये है ब्लॉक M1, ये है ब्लॉक M2। मेरे पास दो ब्लॉक है जिनका मास है, एक का M1 एक का M2। मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया F, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया A, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया A। मेरे पास दो मास है M1 और M2। मैंने M1 मास के ऊपर F फोर्स लगाया, तो M1 में एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हुआ और M2 में एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हुआ। और मुझसे पूछा गया है कि फाइंड A, एक्सेलरेशन बताओ, फाइंड A। अब दोनों में सेम एक्सेलरेशन है क्योंकि दोनों सेम चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। फाइंड A एंड एंडेस। एंडेस क्या है? एंडेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है बिटवीन द ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स के बीच का है वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंडेस। यहां का एंडेस जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। एंडेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है दो ब्लॉक के बीच का। चलिए वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे ए चाहिए और मुझे चाहिए एंडेस। मुझे ए चाहिए और मुझे चाहिए एंडेस। चलिए आ जाइए। पहले इस चीज को जरा ध्यान से समझ लेना। मैंने जो एंडेस कहा है वो क्या है? एक्सीलरेशन दोनों का ए है, इट्स ओके। ये जो फोर्स एफ है ना, ये एफ फोर्स M1 पे लग रहा है, एफ फोर्स M1 पे लग रहा है, M2 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। फिर M2 को ए एक्सेलरेशन से आगे कौन पुश कर रहा है? तो M2 को ए एक्सेलरेशन से ये M1 का एक एक्शन फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है, जो दोनों सरफेस के बीच में लगता है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यानी कि M1 इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है कितना? एंडेस। तो ये M2 भी इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा? एंडेस। न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद करो, जितनी एक्शन करोगे उतनी ही रिएक्शन होगी। यानी कि दो सरफेस है, मेरे पास दो सरफेस है और इस सरफेस ने इस वाली सरफेस पर N1 फोर्स लगाया, तो ये वाली सरफेस भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? एंडेस करो, एंडेस लगाएगी। अरे जितना एक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होता है, जितना इसने लगाया उतना ही ये लगाएगी। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स M2 को आगे की तरफ लग रहा है। एंडेस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, नॉट F, क्योंकि F तो M2 के ऊपर है ही नहीं। F तो M2 के ऊपर है ही नहीं, समझते हैं। सबसे पहले FBD बनाएंगे हम। FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1 के लिए। तो ये रहा M1। M1 के ऊपर फोर्सेस देखो बेटा। सबसे पहले इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है आपका F। M1 का अपना खुद का वेट नीचे की तरफ M1G। M1 का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, लेट सपोज उसको मैंने कहा कि N1 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और कोई सा फोर्स लग रहा है क्या M1 के ऊपर? देखो, हाँ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? M2 लगा रहा है रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू है एंडेस। M2 लगा रहा है रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन, जो फील करिए इसके ऊपर F फोर्स इधर, ये रहा। M2 ने इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंडेस इधर। इसका खुद का अपना वेट वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे, और इसका नॉर्मल रिएक्शन N1 जिसे मैंने कहा है वो ऊपर। क्लियर हुआ? ओके। तो ये था M1 के लिए और M1। M2 के लिए बनाते हैं फॉर M2, फिर दोनों के लिए एक साथ इक्वेशंस लिखते हैं। M2 के लिए, M2 पे क्या हो रहा है? तो ये मेरा M2। अब M2 के ऊपर फोर्सेस देखो किधर लग रहा है भाई। पहला एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एंडेस। M2 सॉरी M2 के लिए बना दे। तो M2 के लिए देखो, ये मेरा M2 मास। अब ये M1 इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है? इधर। तो ये M1 के द्वारा लगाया फोर्स N1 एंडेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मैंने नाम दिया एंडेस। तो M1 के द्वारा लगाया फोर्स एंडेस, क्योंकि ये एंडेस ही तो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कराएगा।
इसका खुद का अपना वेट m2g वर्टिकल डाउनवर्ड, और इसके खुद की अपनी नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप कह सकते हैं n2। n2 मैंने इसके नॉर्मल रिएक्शन को कहा n2। ठीक है, इक्वेशंस लिखते हैं। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। ओके, चलिए m1 के लिए देखें तो m1 में n1 को जो बैलेंस कर रहा है वो है आपका m1g। n1 को जो बैलेंस कर रहा है वो है m1g। अब ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो f माइनस कितना, f माइनस n1, f माइनस n1 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है बेटा m1 और एक्सेलरेशन कितना a, मास है m1, एक्सेलरेशन कितना a। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, दूसरे की तरफ आओ, N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इसको M2G बैलेंस कर रहा होगा वेट। अब इसका फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है एंडेस। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मैंने एंडेस को पॉजिटिव लिया है। और इसका मास कितना है, इसका मास है m2, इसमें एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है a, तो ये होगा m2 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये एंड से एंड डेस गया, तो f इज इक्वल टू मेरे पास आएगा, f इज इक्वल टू मेरे पास आएगा m1 प्लस m2 a। तो a की वैल्यू आपके पास आया f अपॉन में m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन इज द टोटल फोर्स, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। नेट फोर्स एफ नेट लिखा हुआ है, ये एफ नेट अपॉन में एम टोटल, टोटल मास। फील करो भाई, m1 और m2 दोनों को मिला के मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, ये टोटल मास हुआ। और फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई इसके ऊपर, अगर नेट फोर्स देखा जाए इसको, अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मान लू, या एक काम करो इस पूरे को बंद कर दो एक ब्लॉक में, और बाहर से देखो तो बाहर से इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, एफ। भाई एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो ये एफ, ये एंडेस भी तो लग रहा है भाई, एंडेस लग जरूर रहा है लेकिन एंडेस इंटरनल फोर्स है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेट फोर्स में इसका कोई रोल नहीं है। एंडेस अगर इधर लग रहा है तो उतना ही एंडेस इधर भी तो लग रहा है, तो इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। सरफेस फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्सेस के कौन है, एफ। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे एफ लिखा है, ये एफ नेट, यहाँ पे एफ नेट एफ के ही बराबर है। हाँ, अगर इधर से कोई फोर्स लग जाता, अगर इधर से कोई फोर्स लग जाता, मान लो एफ लग जाता, तो आप क्या करते, आप ये करते कि आप इस एफ में से इस स्मॉल एफ को माइनस कर, तब नेट फोर्स निकलता। बट कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है नहीं बाहर से, इंटरनल फोर्सेस है, तो मैं डायरेक्ट भी इसको निकाल सकता हूँ, एफ नेट अपॉन में ए। ये था मेरे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अब मुझे तो चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, मुझे तो चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, एंडेस चाहिए। एंडेस की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, एंडेस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एक काम करो, क्या काम करना है आपको, इस ए को उठाओ और इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो एंडेस इज इक्वल टू m2 और a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू है f अपॉन में m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से आप एंडेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा तो इक्वेशन लिखना जरूरी है, तभी निकाल पाओगे। और अगर फोर्स और आपको सिर्फ एक्सेलरेशन बताना, एक्सेलरेशन इजी है, नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, बस इसको पूरा सिस्टम कंसीडर कर लो। सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2 और इसके ऊपर नेट एक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो F है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए आते हैं कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन,
2 3 4। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, 3 ब्लॉक बनाए, मैंने ब्लॉक्स का वेट रख दिया 2 3 4, 2 kg, 3 kg, 4 kg। ब्लॉक का मैंने वेट रख दिया 2 3 4। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ए, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ए, इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ए। तीनों मासेस में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ए और ए। आपको फाइंड ए, आपको पता लगाना है ए। चलिए बस ए ही पता लगाना है, एक्सेलरेशन पता लगाना है, ए की वैल्यू पता लगाना है। ए की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा सर इसके ऊपर आपने फोर्स नहीं बताया, बता देते हैं फोर्स। चलो इसके ऊपर लगाओ 8 न्यूटन का फोर्स। 8 न्यूटन का मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन होता क्या है? सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको। एक्सेलरेशन होता क्या है? एफ नेट अपॉन में एम टोटल, एफ नेट अपॉन में एम टोटल। एफ नेट कितना है भाई? इसको पूरा सिस्टम बनाओ, पैक करो। अगर पैक करोगे तो इसका बॉक्स का जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? 8। और टोटल मास कितना है? तो टोटल मास है 2 + 3 + 4 यानी कि 8/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही बार में आपका आंसर आने वाला है। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया तो एक्सेलरेशन पूछा गया तो एक ही बार में आंसर आएगा, परंतु जरूरी नहीं कि वो एक्सेलरेशन पूछेगा। मुझे यहाँ पे ना बीडी बनाना पड़ा ना इक्वेशन लिखना पड़ा। कब पड़ता है लिखना? जब आपको ये कह देता कि इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर n1 तो इसका इसके ऊपर n1 एंड इसका इसके ऊपर n डबल डेज तो इसका ऊपर n डबल डेज। और जब आपको वो फाइंड n और n डेज कह देता, फाइंड n डेज एंड n डबल डेज, तब आपको इसकी इक्वेशन लिखना पड़ती, उसके बाद ही आप इसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बता पाते। इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? चलो फटाफट बताओ इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं। फॉर m1 मैं सिर्फ इक्वेशन लिख देता हूं, फॉर m1, फॉर m2, फॉर m3, तीनों मासेस के लिए इक्वेशन बताओ। फॉर m3 जल्दी कैसी होगी इनके लिए इक्वेशन? तो भाई m1 के लिए देखो, m1 का मास कितना है? 2। m1 के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं देखो जरा। 8 न्यूटन इधर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, n डेज इधर इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू ma, m कितना है? 2। ओके m2 के ऊपर, m2 के ऊपर देखो इधर लगने वाला फोर्स कौन है? n डेज। उससे अपोजिट लगने वाला फोर्स कौन है? उससे अपोजिट लगने वाला फोर्स कौन है? तो यहां पे आप लिखेंगे n डबल डेज इज इक्वल टू कितना? वेट कितना है? 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? a। यहां पे आ जाइए, चलो जल्दी बताओ। अब इस पे इधर की तरफ लगने वाला फोर्स, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगने वाला n डबल डेज फोर्स जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इज इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इक्वेशन नंबर थर्ड है। ओके तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप इजीली वैल्यू पता कर सकते हैं n डेज की और n की। a की वैल्यू आपको पता है, बस इस वैल्यू को यहाँ उठा के रखें तो आपके पास n भी पता चल जाएगा और n डेज भी पता चल जाएगा। तो इक्वेशन जब लिखना पड़ती है जब आपको उन दोनों के बीच के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछे जाए।